क्या आपने कभी सोचा है कि सेब जो है वो हमेशा पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है? वो आसमान में या दाएं-बाएं कहीं भी क्यों नहीं चला जाता? या फिर आसमान में जो वो बिजली कड़कती है, वो क्या है? क्यों होता है ऐसा? क्या भगवान हम मानवों के ऊपर कोई गुस्सा बरसा रहे हैं? नहीं ना? या फिर अगर हम अपने हाथों को इस तरीके से आपस में रगड़ें, तो ये धीरे-धीरे पता चलता है कि ये गर्म हो रहा है ना? क्यों हो रहा है ऐसा? तो ध्यान देना, इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढना ही असल में विज्ञान है। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि हम लोग जो साइंस यानी कि विज्ञान पढ़ते हैं, वो असल में होता क्या है। आज की इस पूरे वीडियो का समरी यही होने वाला है कि हम लोग ठीक तरीके से जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, भौतिकी क्या होती है, हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, हमारे इससे पढ़ने ना पढ़ने से क्या फायदा नुकसान है। इन सारे सवालों का जवाब हमें आज इसी वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है? तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान देना। और अगर तुमने ये वीडियो को देख लिया, तो तुम्हें काफी सारे सवालों का जवाब आज ही इसी वीडियो में मिल जाएगा, है ना? चलो ध्यान दो। तो विज्ञान जो है ना, प्रकृति का असली जादू है। तुमने ना लाइफ में हमारे इस पूरे दुनिया में आसपास ऐसे कई चीजों को देखा होगा और तुम्हें लगता हो कि ये जादू है, लेकिन नहीं, ये जादू नहीं है। जैसे कि तुम लोग अगर कभी सोचो ना, तो तुम्हारे घर का आईना सेम टू सेम तुम्हारे जैसा इंसान बना देता है ना। कैसे हो पाता है? क्या वो आईना जादुई है क्या? नहीं ना। उस आईने के पीछे भी साइंस है कि वो कैसे ये चीज कर पा रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? आज के वीडियो का लक्ष्य तुम्हें पता चला। हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे, प्रकृति में जो आसपास घटनाएं हो रही होती हैं, जिसे आम लोग जादू समझते हैं, हम लोग उसे साइंस के भाषा से देखेंगे, साइंस की नजरों से देखेंगे, ठीक है? चलो ध्यान देना आप। ध्यान दो, जैसे कि ये दुनिया है ना, ये दुनिया तो करोड़ों सालों से है, बिल्कुल है। लेकिन ये साइंस, ये फिजिक्स, आज की ये मोटी मोटी किताबें, क्या ये करोड़ों सालों से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इन चीजों को देखते हैं। जैसे कि ध्यान देना, हम लोग ना ये जो साइंस की बुक आजकल की है हमारी, इसे बनाते हैं पता है कैसे? हम लोग अपने आस-पास, अपने दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं और फिर वहां से कुछ नियमों को लिखते हैं, जिसे विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान देना, मैंने अभी-अभी क्या कहा है। जैसे कि ना, न्यूटन न्यूटन एक टाइम पर फ्री बैठा हुआ था किसी पेड़ के नीचे। वो पेड़ के नीचे बैठे-बैठे एक बार उसने ये देखा कि एक सेब जस्ट उसके माथे पे टपका। और वहीं से ना उसके मन में ऐसा सवाल आया कि ये सेब नीचे ही क्यों टपका है, ये ऊपर दाएं बाएं क्यों नहीं चला गया। तो ध्यान देना, ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल आया न्यूटन के ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से। उनने सोचना स्टार्ट करा, उसके मन में जिज्ञासा हुई कि ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है? तो पहले तो उसने किया अवलोकन, यानी यानी कि ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद ना उसने खुद से एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। उसने अलग-अलग वस्तुओं को आसमान में फेंकना स्टार्ट करा और पाया कि सारी वस्तुएं ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे ही आ जा रही है। उसके दिमाग में कई सारे सवाल आए होंगे ना? बिल्कुल आए होंगे। और उन्हीं प्रयोगों को करने के बाद उन्हें प्रमाण मिला और उनने इन सारे नियमों को एक किताब में लिखना स्टार्ट कर दिया, जिसे आजकल हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं। है ना? काफी आसान लगा ये बात। ऐसा ही होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सारा प्रोसेस, इसी प्रोसेस से तो हमारा विज्ञान यानी कि साइंस बनता है। क्या साइंस यानी कि विज्ञान समझ में आया ये कैसे बन रहा है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना कि विज्ञान है क्या? अगर एग्जाम में कभी आ जाए या फिर शादी में कोई अंकल पूछ ले, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? तो तुम उन्हें बताओगे कि मनुष्य के अवलोकन और प्रयोगों, मतलब कि सबसे पहले उसे अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर खुद से प्रयोग भी करके देखना है कि नहीं? फिर उसके बाद उसका एक क्रमबद्ध अध्ययन करना है, ठीक है?
और इसी चीज को हम लोग क्या बुला देते हैं, साइंस बुला देते हैं। यानी कि मनुष्य के अवलोकन और प्रयोगों द्वारा वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कह देंगे, साइंस कह देंगे। बात समझ में आई क्या? चलो बहुत बढ़िया। देखो ये ना हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, जबकि ये हमारा खुद के अंदर का जिज्ञासा है कि अगर हम सोचना स्टार्ट कर दें कि कोई भी चीज कैसे हुई, उसका जवाब ढूंढना स्टार्ट कर दें, तो ये एक्चुअली एक साइंस का स्टडी ही हो जाएगा, है ना। आगे सुनो। आगे सुनने से पहले ना मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे कि ना कोई गांव है और उस गांव में ना एक बार एक चोरी हो जाती है। अब लोग सोचना स्टार्ट करते हैं कि किसने चोरी किया होगा, कौन चोर होगा, चोर को पकड़ा कैसे जाए। फिर उसमें से कुछ लोग सामने आते हैं, वो पुलिस को बुला लेते हैं। अब पुलिस आती है, पुलिस क्या करती है, पुलिस पहले तो ऑब्जर्व करती है क्या क्या चोरी हुआ, क्या चोरी नहीं हुआ। फिर वो क्या करने लग जाती है, प्रूफ, सबूत ढूंढने लग जाती है कि अगर चोर का कोई सबूत मिले तो हम चोर को पकड़ लेना। हो सकता है कि चोर के पैकेट से उसका फोन गिर जाए, हो सकता है उसके फिंगरप्रिंट किसी सामान पे हो। तो इस तरीके से पुलिस क्या करेगी, प्रूफ इकट्ठा करेगी, आसपास के लोगों से भी पूछेगी, एंड देन वो फाइनली जाके चोर को पकड़ लेगी ना, थीफ को पकड़ लेगी। बिल्कुल। तो उसी तरीके से ना यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। पहले हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और फिर बता दे रहे हैं कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे हुई है, ये विज्ञान के बुक में से लिख लो, शामिल कर लो। ऐसे ही हम लोग विज्ञान को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, विज्ञान में ना हम लोग दो कैटेगरीज को देखते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान। जैसे कि अगर मैंने इस पेन को ऊपर फेंका तो ये नीचे आएगा, परफेक्ट। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये पेन क्या है, सजीव है या निर्जीव है? ये तो निर्जीव है। तो एक साइड हम लोग निर्जीव के बारे में पढ़ाई करेंगे, एक साइड सजीव के बारे में। जैसे कि इस पेन को उछालने वाला कौन, मैं। तो मेरे अंदर का जो भी विज्ञान होगा या फिर किसी भी सजीव प्राणी के अंदर का जो विज्ञान होगा, तो विज्ञान को हम लोगों ने डिवाइड किया किसमें, एक सजीव में और दूसरा की तरफ निर्जीव में। अब ध्यान देना, ये सजीव और निर्जीव बोलने से काम तो चलेगा नहीं। हम लोगों ने ना इन्हें नाम दे रखा है। तो वो नाम ऐसे हैं कि जब भी हम लोग निर्जीव चीजों के बारे में अध्ययन करने लग जाते हैं ना, तो उसे कह देते हैं भौतिक विज्ञान। और जब हम सजीव सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने लग जाते हैं, तो वही हो जाता है हमारा जीव विज्ञान। इंग्लिश में इसे बुलाते हैं फिजिकल साइंस, और इसे बुलाते हैं लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी। अभी तक हमें विज्ञान समझ में आ गया है। हमें ये समझ में आ गया है कि विज्ञान को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। जहां हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोल देते हैं जीव विज्ञान, लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी। और जब हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे बोल देते हैं भौतिक विज्ञान या फिर फिजिकल साइंस। अभी ना हम आगे इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये तो पता चल चुका है कि फिजिकल साइंस में हम लोग निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इस फिजिकल साइंस को भी ना दो कैटेगरीज में बांटा गया है। अब ये किस आधार पर बांटा गया है, इस चीज को भी देख लेते हैं एक बार। तो पहला आता है ना फिजिकल साइंस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारी प्रकृति में ऊर्जा ऊर्जा है। जैसे मैं इस पेन को फेंकूं तो उसके लिए मुझे कुछ ऊर्जा चाहिए होगा। हमारे घर में बिजली आती है ना, तो वो भी कहीं ऊर्जा से ही आती है। बिल्कुल। तो जब भी हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे ना, तो उसे रख देंगे हम किस में, फिजिक्स में। जैसे कि फिजिक्स में हम लोग प्रकृति, ऊर्जा, बल और भी कई सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं मैं तुम्हें कि रियल लाइफ में फिजिक्स का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे कि कोई पेन है, कोई पेपर है, या फिर किसी बॉल को मैं हवा में उछालूं तो वो कैसे गति करेगा, किस स्पीड से गति करेगा, कहाँ गिरेगा, कब गिरेगा, ये सब का जब हम पता लगाने लग जाएंगे ना, इन सब का अध्ययन करने लग जाएंगे, तो यही होगा हमारा फिजिक्स का अध्ययन करना।
या फिर कोई इंसान मान लेते हैं साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाने पे अगर वो अचानक से कहीं ब्रेक लगा देता है तो वो झटका महसूस करता है ना। या फिर तुमने कभी बस पे चढ़ा होगा या फिर ट्रेन पे, और वो अचानक से रुक जाती है तो तुम्हें झटका महसूस होता है ना। बिल्कुल होता है। तो इन सब चीजों को कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये रसायन शास्त्र किस लिए बना है फिर? और देख लेते हैं ये किस लिए बना है। तो रसायन शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं पदार्थों की बनावट, गुण। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है अगर, तो ये पेन कैसे बना होगा, किस मॉलिक्यूल से बना होगा, कौन कौन से कंपाउंड से होगा, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे किसमें? रसायन शास्त्र में। इस पेन से मैं समझाता हूँ। ये पेन कैसे बना, किस चीज से बना, किस कंपाउंड एलिमेंट से बना है, कौन कौन से रिएक्शन से बना है, ये सब पढ़ेंगे किसमें? केमिस्ट्री में। वहीं अगर मैं इस पेन को उछालने लग जाऊं, फेंकने लग जाऊं, या फिर इसको तोड़ने लग जाऊं, तो इन सब चीजों को हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे? फिजिक्स में पढ़ लेंगे। और एग्जांपल्स देखने हैं क्या? जैसे कि हम लोग आम जिंदगी में ना देखना, आसपास कई लोग दवाइयाँ खाते, तो दवाइयाँ लेने कहाँ से जाते हो? किसी केमिस्ट के पास जाते होगे, है ना? तो इन सारी चीजों को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कोई वस्तु कैसे बनती है, क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, इन सारी चीज को हम लोग इधर पढ़ लेते हैं। वहीं भौतिकी में हम लोग ऊर्जा, बल, विद्युत धारा, प्रकाश, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा करते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, हम आते हैं ना जीव विज्ञान के बारे में, लाइफ साइंस, बायोलॉजी के बारे में। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना होता था? सजीव प्राणियों के बारे में। अब सजीव प्राणियां भी तो दो प्रकार के होते हैं ना। जैसे कि पेड़ पौधे, ये सारी चीजें, क्या ये हिल सकती हैं? नहीं, खुद से तो चल के कहीं नहीं पहुंचती, बिल्कुल नहीं पहुंचती। लेकिन ये सजीव तो है ना, इनके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना। वहीं सजीव प्राणियों में एक और है, जैसे कि इंसान, अलग अलग तरीके के जानवर, पानी में, समंदर में रहने वाले जानवर, ऊपर आसमान में उड़ने वाले पक्षियां। तो जब हम पेड़ पौधों को गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो इसे रख दिया जाता है बॉटनी में, हिंदी में इसे बुलाते हैं वनस्पति विज्ञान। वहीं जब हम सजीव जानवरों, इंसानों, पक्षियों, कीड़ों, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं ना, जीव जंतु के बारे में, तो इसे ही बुला देते हैं हम लोग जूलॉजी या फिर प्राणी विज्ञान। तो बायोलॉजी को बांटा गया दो पार्ट्स में, एक हो गया हमारा बॉटनी और एक हो गया हमारा जूलॉजी। तो बॉटनी में क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। और जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे? जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई पौधा होता है, वो कैसे, किसी बीज से ही उग करके आता है ना। बिल्कुल आता है। तो इस घटना को कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? बॉटनी में पढ़ेंगे। वहीं हम सांस कैसे लेते हैं, हम अगर अपने हाथों को हिलाते हैं तो अंदर नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे होता है, इन सारी चीजों को जब हम जीव जंतुओं के अंदर की बात को जानने लग जाते हैं, तो वो सब किस में हो जाएगा? जूलॉजी में हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं तुम्हें एक बार समरी दे देना चाहता हूँ। साइंस को हम लोगों ने बांटा दो पार्ट्स में, एक फिजिकल साइंस और दूसरा लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी। अब जो फिजिकल साइंस था उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। वहीं हमारा लाइफ साइंस या जो बायोलॉजी है, उसके भी दो कैटेगरीज हैं, एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक एक। बर्फ का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? भौतिक विज्ञान में आ जाएंगी। वहीं किसी बीज का अंकुरित होना, जानवरों के शरीर के अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता है, इन सारी चीजों को जानना, या फिर कैसे उसका बॉडी काम करता है, ये सब इधर लाइफ साइंस के पार्ट में आ जाएंगी, है ना। तो अभी तक हमें काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब और आगे जाते हैं। अभी ध्यान देना, हम लोग इसके बारे में जानेंगे ना कि ये जो साइंस है, इसमें किन किन महान लोगों ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। वैसे तो तुम लोगों ने सुना होगा कि फिजिक्स का फादर कौन, केमिस्ट्री का फादर कौन, केमिस्ट्री का जनक कौन। लेकिन इन सारी चीजों का ऐसा फादर थोड़ी हो सकता है, बायोलॉजिकल फादर तो नहीं हो सकता।
तो जो भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ना या फिर फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो उन्हें हम लोग जनक मान लेते हैं, जो पहला और बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं उस क्षेत्र में। ठीक है? तो ध्यान देना, अगर हमारा फिजिक्स है, भौतिकी है आज, तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था आइजैक न्यूटन। ठीक है? इसलिए हम लोग इसे फिजिक्स का फादर ही मान लेते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो शुरुआती फिजिक्स रही काफी पुरानी, उनके बारे में। ठीक है? तो क्लासिकल फिजिक्स के फादर आइजैक न्यूटन को हम लोग मान लिया करते हैं। वहीं मॉडर्न टाइम्स में ना फिजिक्स में एक और पर्सन है, एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट काम किया है, और वो है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसलिए इन्हें भी मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स का जनक कहा जाता है। बात समझ में आई? फिजिक्स में दो लोग काफी इंपॉर्टेंट, क्लासिकल फिजिक्स का फादर कौन? आइजैक न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है? अब थोड़ा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में भी जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री के जगत में सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया था, इनका नाम है एंटोनी लेवोजियर। ठीक है? तो केमिस्ट्री का फादर कौन? एंटोनी लेवोजियर। क्योंकि इनने बहुत महत्वपूर्ण काम और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था केमिस्ट्री के फील्ड में। वहीं जब हम जीव विज्ञान, बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस पर आते हैं, तो इनमें भी एक व्यक्ति है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, और उनका नाम है अरस्तु। इसका मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। चलो, यहां तक तुम्हें काफी सारी चीजें मालूम चल गई। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी ना मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, क्या साइंस को हम लोग सिर्फ किसी लैब में, लेबोरेटरी में ही पढ़ा करते हैं व्हाइट कोट पहनकर? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस तो हमारे आसपास ही हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे आसपास हवा चल रहा है ना, तो ये क्यों चल रहा है, इनके अंदर क्या है, ये सारी चीजें भी साइंस का ही एक पार्ट हो गई ना। बिल्कुल है। जैसे कि कोई इंसान है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं अंदर ही अंदर, जैसे कि उसका सांस लेना, उसके दिमाग के अंदर की गतिविधियां, तो ये सब भी तो साइंस ही है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि तुम किसी लेबोरेटरी के अंदर जाओ वहीं साइंस। साइंस हमारे आसपास है। अब हम ना एक बारी ये जान लेते हैं कि जो साइंस का पूरा प्रोसेस है, कि ये काम कैसे करता है। ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, इसलिए तुम अपना ध्यान यहाँ रखना। जैसे कि कोई भी समस्या होती है ना हमारे समाज में, हमारे संसार में, तो उन्हें हम 5 स्टेप्स में फॉलो करते हैं, अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अब इन्हीं पांचों को ना हम देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है ना ऑब्जर्व करना, कि आसपास चल क्या रहा है उसका अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना। फिर उनसे हम आगे बढ़ते हैं, हाइपोथेसिस में आते हैं। रुको, अभी मैं बस नाम ले रहा हूँ, फिर हम आगे समझेंगे एक एक स्टेप का मतलब क्या है। फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन कोई थियरी, और फिर वहां से कोई लॉ। तो इस 5 स्टेप में साइंस काम करती है। अब इन पांचों स्टेप्स को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि ना मान लो तुम अपने घर में आराम से बैठे हो सोफे पे, और टीवी देख रहे हो, और अचानक से क्या होता है ना कि तुम्हारा रिमोट रिमोट काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर तुमने ऑब्जर्व किया ना, कुछ क्या ऑब्जर्व किया? कि तुम्हारा रिमोट अब काम नहीं कर रहा है। तो पहला स्टेप तुमने कर लिया क्या? हाँ, कर लिया पहला स्टेप। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? तुम्हारे दिमाग में हो सकता है ये आए कि चलो इसको ठोक के देख लेते हैं। तुमने ठोक के देखा, नहीं चला। फिर तुम्हारे दिमाग में आया होगा, शायद से ना इसकी बैटरी खत्म हो गई। तो तुमने सेकेंड स्टेप में ऐसा सोचा कि इसकी बैटरी शायद खत्म हो गई होगी। तो ये जो अनुमान लगाने का तुमने काम किया है ना, यही है हमारा सेकंड स्टेप, हाइपोथेसिस का, परिकल्पना का। पहला स्टेप में तुमने सिर्फ प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया, दूसरे स्टेप में तुमने कोई अनुमान लगाया, कोई हाइपोथेसिस दिया। अब बात तीसरे स्टेप की आती है, इसमें क्या करें?
इसमें तुम ये करोगे, तुम बाजार जाओगे, बैटरी लेकर के आओगे और नई बैटरी अपने रिमोट में डालोगे। ये हो गया तुम्हारा तीसरा स्टेप एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, पहले तक तुमने अनुमान लगा लिया था, अभी तीसरा स्टेप है तुम्हारा कि तुम खुद से रिमोट का ढक्कन खोलो और वहां बैटरी डालो। तो ये तीसरा स्टेप हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का। अभी चौथे स्टेप में क्या होता होगा? तो चौथा स्टेप है ना तुम्हारा थियरी या फिर एनालिसिस का। इसमें ना तुम्हें पता चल गया है कि बैटरी डालने के बाद जो है हमारा रिमोट आसानी से काम करने लग गया। मतलब तुमने विश्लेषण, एनालिसिस या फिर थियरी जो है यहाँ तक कर लिया। ये था तुम्हारा चौथा स्टेप, जो एक्सपेरिमेंट बैटरी लगाने के बाद तुम्हें मिला कि बैटरी लगाने के बाद हमारा रिमोट अब ठीक ठीक काम करने लगा है। ठीक है, अब पांचवा क्या होता है? पांचवा है लॉ। 4 स्टेज तक अगर तुम आ गए हो तो पांचवे पे जब तुम आओगे तो वो बन जाएगा लॉ या फिर तुम्हारा निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन इसमें ये होगा कि अगर बैटरी खराब हो गई है रिमोट की तो उसे नए से बदल दो और हमारा रिमोट काम करने लग जाएगा। तो ये इस तरीके से लॉ या फिर एक कंक्लूजन बन गया। तो इस 5 स्टेप को तुमने आसान भाषा में समझा क्या? बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से ना हमारा साइंस भी काम करता है। हमारे साइंटिस्ट भी ना पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर खुद से अनुमान लगाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना वो थियरीज लिख देते हैं। अब ध्यान देना, थियरीज 100% सही नहीं होती, और जो थियरी 100% सही होती है ना, मतलब मोस्टली सही ही होती है, तो वो बन जाता है हमारा फाइनली एक लॉ। तो ये 5 चीजें समझ में आई क्या? ध्यान देना, अब ये 5 चीजों का पता ना मोस्टली लोगों को होता ही नहीं है। लोग बहुत साइंस पढ़ लेते हैं लेकिन इन चीजों का, इन 5 बेसिक स्टेप्स के बारे में मालूम नहीं होता है। तो अब मुझे उम्मीद है ना कि तुम्हें इसके बारे में पता चल गया होगा। जैसे कि ध्यान देना, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें मोस्टली विज्ञान ही दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि कोई बीमार पड़ता है तो उसको क्या देते हैं? मेडिसिन, दवाइयां देते हैं ना। तो दवाइयां देता है डॉक्टर, तो दवाइयां बनती भी होंगी, कौन बनाता होगा उसे बनाने के लिए साइंस तो चाहिए ना। ऐसे कि रोड पे पड़ा हुआ दवाई तो नहीं मिलता। कई रिसर्चर्स बैठे होते हैं जो नई नई दवाइयों को खोजते हैं, वैक्सीन खोजते हैं, और तब जाके दवाई हम तक पहुंच पाती है। तो ये भी तो साइंस ही है ना। बिल्कुल है। अब जैसे कि ना डेली लाइफ में तुम साइकिल, बाइक, कार या फिर एरोप्लेन पे भी चढ़ते हो, तो ये अचानक से भगवान तो नहीं टपका देते। इसे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बनाया है। सबसे पहले स्टार्ट किया पहिया बनाने से, फिर बैलगाड़ी तक पहुंचे, फिर रेलगाड़ी बनाने लग गए, प्लेन बनाने लग गए। तो ये सारा चीज पॉसिबल हो पाया किसके हेल्प से? विज्ञान, साइंस की हेल्प से ही। बहुत बढ़िया। अब आगे, जो तुम ये वीडियो देख पा रहे हो अपने फोन में, ये फोन, क्या ये फोन हमेशा से था? नहीं। कुछ 10 साल पहले ही तुम देखो तो वहां बटन वाले फोन हुआ करते थे, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में एक बड़ा सा स्मार्टफोन है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? किसी इंजीनियर ने रिसर्च किया तब जाके ये फोन बना पाया ना। बिल्कुल। वहीं कृषि में कैसे यूज होता है? तो कृषि में ही लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसे खेतों में डालते हैं ताकि फसल अच्छी अच्छी उगे। अब कभी कभी ना फसलों में कीड़े लग जाते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक बनाना है। तो उनके लिए भी साइंस में रिसर्च तो करना होगा ना। बिल्कुल करना होगा। तो ये सब चीजें कैसे हो पाएंगी? विज्ञान, साइंस की हेल्प से हो पाएंगी। तो उम्मीद है कि तुम्हें अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि विज्ञान क्या होता है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो आज इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।